नमस्कार। एसयू एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 का जो अध्याय 3 साइंस में जिसका नाम है रेशों से वस्त्र, तो आज अपने उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशों को ऊन में संसाधित करना। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि रेशे हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक अपने पढ़ा। इसके बाद में आज पढ़ेंगे रेशों को ऊन में संसाधित कैसे किया जाता है। ऊन में बदलने के इसमें विभिन्न चरण बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते अपने। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिससे निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। जिसमें चरण फर्स्ट, पहले क्या करते हैं, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, क्योंकि अपने बाल हैं, नाखून हैं, ये मृत कोशिकाएं होती है, तो इनको काटने पर अपने कष्ट का अनुभव नहीं होता। उसी तरह से भेड़ है, उनके भी बाल होते हैं, वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। बूढ़ों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपने बाल होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जीवित कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं, इसलिए जब अपने बालों को खींचते हैं तब दर्द होता है, लेकिन उनको काटने पर उनकी जड़ों पर कोई असर नहीं होता। इस कारण अपने को काटने पर दर्द का अनुभव नहीं होता। फिर चरण 2, सबसे पहले तो क्या बालों की कटाई की जाती है ऊन प्राप्त करने के लिए। फिर 2 नंबर स्टेप में क्या करेंगे, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन मतलब ऊन के बालों को धोने के बाद में उनकी छंटाई की जाती है। फिर उसका अगला प्रक्रम होता है बर्फ की छंटाई करना। फिर जो रेशे होते हैं उनकी रंगाई करना। उसके बाद में रीलिंग मतलब ऊन के जो रेशे हैं उनको रील के रूप में बदलना। तो ये विभिन्न प्रक्रम थे जैसे इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो भेड़ से बालों को उतारा गया, इसके बाद में टंकियों में इनको धोया जाता है, अभिमार्जन करते हैं। फिर इसके बाद में मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। फिर ऊन से धागा बनाया जाता है और फिर इसको रील के रूप में बदलना रीलिंग कहलाता है। तो अब अपने सेकंड नंबर स्टेप पढ़ा। उसके बाद में जो अभिमार्जन होती है उसमें क्या, चिकनाई, धूल और ग्रत यानी जो छोटे मोटे अपशिष्ट होते हैं निकल जाते हैं। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। फिर आगे चरण 3, अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है।
फिर है चरण 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। तो बर किसे कहते हैं? छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर भी एकत्रित हो जाते हैं। हाँ, तो जिसे आप कहते हैं बर निकल जाना, तो वस्त्रों पर जो बर उठती है वो यही रेशे होते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें मतलब दोबारा धोया जाता है और फिर उसे सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। फिर आगे स्टेप नंबर 5। फिर रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। फिर 6 नंबर चरण, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। मतलब जो रेशे हैं उसे किसी पर लपेटना रीलिंग कहलाता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग में किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रक्रम थे रेशे बनाने के। ऊन से कैसे रेशा बनता है। फिर है व्यवसायिक संकट, ये पढ़ते हैं। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन मतलब आर्थिक संसाधन है, लेकिन छंटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है। ये भेड़ों में पाए जाते हैं जीवाणु, जिसे सोर्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। तो ये ऊन से रेशे प्राप्त करने के चरण थे। अब बूझो क्या कहता है। बूझो यह जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें छोटे छोटे वायु के कोश होते हैं। जो वायु के कोश होते हैं वो भरे रहते हैं, और जो इनकी परत होती है वह बाहर वाली वायु को अंदर वाले अपने शरीर के तापमान से गर्म कर देती है, जिससे अपने सर्दी का अनुभव नहीं होता। फिर है क्रियाकलाप 3.4। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। तो ये भेड़ से ऊन प्राप्त करने के विभिन्न चरण थे। फिर आ गया रेशम। तो रेशम को कैसे प्राप्त किया जाता है जंतुओं से। तो ये भी जांतव रेशा है, क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम सिल्क, जिसे इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं, क्योंकि ये रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, यानी धागों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माता जी या चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। तो अब रेशम के कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। सबसे पहले मादा जो कीट होती है रेशम कीट, वह अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या बने, अंडे, उसके बाद में क्या बने, लार्वा, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। ये आकार में वृद्धि करते हैं
और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कहलाता है। तो लार्वा के बाद वाली अवस्था प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये प्यूपा क्या करता है, अपने चारों तरफ एक लार से बना हुआ जाल बना लेता है, जो हवा के संपर्क में आने पर रेशम में बदल जाता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो लार की तरह ही होता है, जो कि हवा के संपर्क में आकर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर समय को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और किस में बदल जाता है, प्यूपा बन जाता है। फिर ये क्या कहलाता है, यह आवरण कोकून कहलाता है। कोकून आवरण, जब कोई रेशम का कीट है तो वो रेशम से ढका होता है, उसे कोकून कहते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो ये इसमें आपको जो रेशम कीट है उसके जीवन चक्र को दिखा रखा है। ये रेशम कीट का नर और ये मादा। तो ये मादा क्या करती है, शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। ये अंडे फिर किस में बदलते हैं, लार्वा में बदलते हैं, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। ये लार्वा में बदली। लार्वा के बाद में ये आगे प्यूपा यानी कोशित में बदलते हैं। फिर प्यूपा के बाद में क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है, और जिससे अपने को रेशम प्राप्त होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टस्सर रेशम, मुग्गा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर जो है मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो आज अपने इस वीडियो में जो रेशम कीट है उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। कितनी अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं। पहली जो मादा रेशम यानी जनक के रूप में होते हैं, फिर उससे लार्वा, लार्वा के बाद में प्यूपा, प्यूपा के बाद में कोकून। तो इस तरह से ये अवस्थाएं होती है, और इससे कैसे रेशम प्राप्त होता है वो अपने इसमें पढ़ा। तो आज जितना पढ़ाया गया इसे अपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे क्रियाकलाप 3.5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।